अरहम जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी टीचर कनु शेरवानी आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का एक नया पाठ आज शुरू करते हैं जिसका नाम है मैं उद्घोषक और लेखक रचयिता हैं आनंद सिंह जी। तो यहाँ पर उद्घोषक का मतलब पहले समझ लेते हैं। उद्घोषक वह है जो मंच का संचालन करता है, सूत्र का संचालन करता है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं कि एंकर है किसी प्रोग्राम का, जो उद्घोषणा करता है, जो पूरे के पूरे कार्यक्रम का संचालन करता है। तो पाठ शुरू कर लेते हैं। मैं उद्घोषक। लेखक परिचय समझने से पहले कठिन शब्द देखिए। वृत्तियां प्रकृति या स्वभाव होता है किसी का। समीक्षा करना मतलब मूल्यांकन करना। श्रेष्ठ, उत्तम। उद्घोषक सूचना या कार्यक्रम में घोषणा करने वाला जिसे हम अनाउंसर कहते हैं। मंच संचालक, मंच या स्टेज का संचालन करने वाला। अवकाश, छुट्टी ग्रहण करना मतलब प्राप्त करना। कई बार रिटायरमेंट के लिए हम यही सही शब्द इस्तेमाल करते हैं। अवकाश ग्रहण करना मतलब कार्य से छुट्टी प्राप्त कर लेना हमेशा के लिए। संवाद लेखन का मतलब है संवाद या कथोपकथन करने वाला, कहने वाला, डायलॉग राइटर जिसे कहते हैं। समसामयिक, समकालीन समय का या वर्तमान समय का। प्रकाशित का मतलब होता है जो छपा हुआ हो। पब्लिश्ड जिसे हम कहते हैं छपना, प्रकाशित करना, किताबें प्रकाशित होती हैं। लेखक को समझ लेते हैं। आनंद प्रकाश जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। तो 1958 में इनका जन्म आसाम में हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई, यूपी में। आपकी रुचियां और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। मतलब जहाँ भी इन सब चीजों का नाम लिया जाता था, कविता, लेख, फिल्म और नाट्य में, तो समीक्षक के जो समीक्षक थे, जो समीक्षा करते थे, वह हमारे आनंद प्रकाश जी थे। श्रेष्ठ उद्घोषक थे, उत्तम अनाउंसर तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। देखिए, रेडियो में आकाशवाणी जो हम हैं वो प्रसारित होती है, उसमें वह 29 इयर्स तक उद्घोषक रहे, एंकर रहे। बहुत लंबा समय होता है। उसके बाद अपनी सेवाएं देकर अब वह रिटायर हो चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। तो न सिर्फ यह उद्घोषक थे पर वह डायलॉग राइटर भी रहे और उन्होंने इसमें अपनी पहचान बनाई आकाशवाणी में। तब दूरदर्शन इतना नहीं था। आकाशवाणी का पहले ज्यादा बोलबाला था। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। तो उस समय के अपने समकालीन जो भी विषय रहे अलग अलग तरीके के, उस पर यह लिखते रहे और इस प्रकार हिंदी भाषा की सेवा करते रहे। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं जिसे हम क्रिटिसिज्म कहते हैं, क्रिटिसाइज करना या उसके बारे में आलोचना लिखना, समीक्षा लिखना, कहानियां, कविताएं आदि इनकी
प्रकाशित होती रहीं। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के विभिन्न विषयों पर, लेखों पर अपने मूल्यांकन लिखे, अपने थॉट्स लिखे, अपने विचार लिखे और वह प्रकाशित होते रहे कई पत्र पत्रिकाओं में। अब हम इनकी आत्मकथा अब हम देख लेते हैं। जो यह पाठ है वह किस विधा में लिखा गया है। यह आत्मकथा लेखन है। तो आत्मकथा क्या होती है वह समझते हैं पहले। आत्मकथा स्वलिखित जीवन रचना है, जीवन चरित्र है, पठनीय, पढ़ने योग्य, व्यक्तिगत, निजी, जब स्वयं के बारे में निजी बातें लिखी जाती हैं, प्रसंग, घटनाएं, निष्ठा करना, किसी पर भरोसा करना, शर्त, प्रतिज्ञा या बाजी लगाने को शर्त लगाना है, तटस्थता, निष्पक्ष, निरपेक्षता, जिससे कोई लगाव न हो, जिससे अपेक्षा न की गई हो, निर्वाह करना, गुजर बसर करना, सूत्र संचालन, व्यवस्थापक जो होते हैं, मन संचालक जो होते हैं, उल्लेख करना, बताना, उत्तम, श्रेष्ठ, सूझबूझ, समझदारी, समय सूचकता, समय को संभालने की कला जो उद्घोषकों में होती है, हाजिर जवाबी, हाजिर जवाब वह होता है जो जवाब देने में अत्यंत होशियार होता है। भाषा प्रभुत्व का मतलब है भाषा के ऊपर नियंत्रण, और ये तीनों ही बातें, समझ, समय सूचकता, सूझबूझ, हाजिर जवाबी और एक चौथी बात भाषा प्रभुत्व उद्घोषक के पास होना आवश्यक है। आयाम, किसी भी मत के विविध पहलू को आयाम कहते हैं, पक्ष को कहते हैं आयाम। अब हम विधा देखते हैं। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभवों, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा का पहला वचन है। देखिए, यह एक रोचक है। बहुत लोगों को बहुत दूसरे लोगों की जिंदगी में ताक झांक करने में बहुत आनंद मिलता है। तो वही आत्मकथा को रोचक बनाता है कि जब हमें दूसरे के जिंदगी के अनुभव, उनके व्यक्तिगत प्रसंग, उनकी कही हुई बातें, और वह भी पूरी निष्ठा से जब लिखी जाती है ना, तब आत्मकथा सफल होती है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। तो यहाँ जब लेखक होता है ना, वह कोई बात बायस नहीं बोल सकता है। अपने आप को नियंत्रण में रखकर, तटस्थ रखकर, बिना कोई पक्ष लिए, बिना किसी से अपेक्षाएं किए जब आत्मकथा लिखता है तो वह विश्वसनीय बन जाती है आत्मकथा। आत्मकथा में इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक बार फिर समझ लेते हैं कि उत्तम पुरुष क्या था, और फिर देखते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुष की परिभाषा, जो व्यक्ति संवाद के समय भागीदार होता है उन्हें पुरुष कहते हैं। जैसे मेरा नाम सचिन है, इस वाक्य में वक्ता सचिन अपने बारे में बता रहा है, तो वह इस संवाद में भागीदार भी है और श्रोता भी, सुनने वाला भी। पुरुष के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं या हम, मध्यम पुरुष, तुम आप, अन्य पुरुष, वह राम आदि। उत्तम पुरुष एक वचन में मैं होता है और बहुवचन में हम होता है। मध्यम पुरुष एक वचन में तुम और बहुवचन में तुम लोग, तुम सब होता है। और यही हम जब अन्य पुरुष की बात करते हैं, जिसमें कि आपको पल्लवन में लिखना है, तो यह, ये, वह, वे लोग, आप,
आप लोग, इसमें आपको लिखना है। उत्तम पुरुष वह वक्ता खुद होता है, जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि शब्दों का खुद के बारे में बताने के लिए कहता है। और उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण हैं। मैं खाना खाना चाहता हूँ, मेरा नाम विकास है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष श्रोता होता है, जिससे वक्ता बात करता है। वक्ता श्रोता के लिए आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि शब्दों का प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरण देखिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम मुझे पत्रकार। अन्य पुरुष वह होता है जिस तीसरे आदमी के बारे में श्रोता और वक्ता बात कर रहे हैं। यह, वह, ये, वे आदि शब्द तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किए जाते हैं। अन्य पुरुष के उदाहरण देखते हैं। वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उत्तम पुरुष समझने के पश्चात सर्वनाम की एक बार परिभाषा देख लेते हैं। सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक अनुच्छेद लिखूं, राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज विद्यालय जाता है, राम 12वीं कक्षा में पढ़ता है, राम अच्छी पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर राम का बार बार पुनरावर्तन करने से, बार बार राम नाम लेने से अच्छा है मैं ऐसे कहूँगी, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज विद्यालय जाता है, वह 12वीं कक्षा में पढ़ता है। तो जो भी शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो आत्मकथा में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही प्रयोग करेंगे और वही उसकी पहली आवश्यकता भी है। पाठ का परिचय देखते हैं। यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। ये पूरा पाठ आत्मकथा की विधा में लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक के आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है कि पूरे के पूरे उसके गुण क्या होने चाहिए, कैसे वह सफल उद्घोषक बनेगा, कैसे वह सफल मंच संचालक बनेगा। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। अगर आप एक कार्यक्रम देखने जाएं और वहाँ जो संचालक है वह मंच को संभाल ही ना पाए और संचालन ही ना कर पाए कि, और सारे, देखिए संचालक का काम है पूरे के पूरे कार्यक्रम को एक कड़ी में जोड़ना। तो अगर वह वही नहीं कर पाए तो वह कैसे पूरे कार्यक्रम को प्रभावी बनाएगा। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा पर प्रभुत्व होना ही पूरे के पूरे समारोह या कार्यक्रम को नए आयाम तक ले जाता है, उसे सफलता प्रदान करता है। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। यह एक नया करियर ऑप्शन है आपके लिए। मंच या सूत्र संचालन, एंकरिंग इस वक्त बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। पाठ शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें आपको मंच संचालन के बारे में बता देती हूँ। देखिए, मंच संचालन करना बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं है और मेरे अनुसार यह एक ही सिद्धांत पर काम करता है कि अगर आप बातचीत कर सकते हैं ना फ्लुएंटली, बिना रुके, निरंतर, और भाषा पर अगर आपका प्रभुत्व है, नियंत्रण है, तो आप अच्छे मंच संचालक बन सकते हैं।
अच्छा मन संचालन कर सकते हैं। यह उतना ही सरल है जितना बातचीत करना। शुरुआत में यह करने में थोड़ी परेशानी अनुभव होती है और वह बिल्कुल जायज भी है होना। जैसे जैसे आपको अपने ऊपर विश्वास आना शुरू हो जाता है तो यह सब बहुत आसान हो जाता है। मन संचालन में आपको चेतन मस्तिष्क की कम और अवचेतन मस्तिष्क की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वह आपको कॉन्शियस कर देता है, नर्वस कर देता है। पर आपके अवचेतन मस्तिष्क में अगर बहुत सारी बातें इकट्ठी हैं, आपकी ज्ञान बहुत अधिक है, तो आप बिना सोचे बोल सकते हैं। उदाहरण देती हूँ आपको। अगर आपको याद है कि अगर आप जब विद्यार्थी के रूप में अगर आप कोई गाड़ी या वाहन चलाना सीखते हैं, पहले वो बहुत कठिन लगता है, बहुत दुस्साध्य लगता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं ना, तो फिर आप वह किसी से बात करते करते और कुछ सोचते सोचते भी वाहन चला लेते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार आज आप कोई भी वाहन को चलाना जैसे आपको बहुत आसान लगता है, वो कैसे संभव हुआ है, क्योंकि आपने अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर लिया है, ट्रेन कर लिया है। अब आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है ना, वह प्रोग्राम्ड हो गया है गाड़ी चलाने में। तो इसी प्रकार मन संचालन में जो आपके मस्तिष्क में भरा हुआ है, जो अच्छी अच्छी बातें आप पढ़ते हैं, वह आपके प्रशिक्षण और प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो आप बिना सोचे, बिना रुके बहुत जल्द मन संचालन कर पाते हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य क्या है कि अगर आपने किसी चीज में निपुणता या दक्षता प्राप्त कर ली है, आप उस काम में परफेक्ट हो गए हैं, प्रशिक्षित हो गए हैं, तो आप वह काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पाठ शुरू कर लेते हैं। पेज नंबर 91 पे आ जाइए। और मैंने आपको बताया कि जो ये पाठ है वह आत्मकथा के रूप में लिखी हुई है। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं इसके। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, कड़ी का मतलब होता है जो जोड़ने वाली बात करे, नामचीन प्रसिद्ध, गौरवान्वित, देखिए गौरव अन्वित मतलब गौरवान्वित, सम्मानित कोई काम होता है जिसको आप गौरव महसूस करते हैं करने में, सम्मान महसूस करते हैं। अनुभव महसूस या एहसास करना, अहम महत्वपूर्ण, सभा समिति, आयोजकों आयोजन करने वाले, अतिथि मेहमान, किसी को आमंत्रित करना मतलब निमंत्रित करना, किसी को इनवाइट करना, निर्धारित, तय, आरंभिक मतलब है किसी चीज का आरंभ करना या शुरुआत होना, प्रांगण आंगन, थरथराना, कांपना, होश चेतना, जिसे अभी हम कहते हैं ना होश में रहना, कॉन्शियस रहना, वाहवाही प्रशंसा, कहीं से हमें प्रशंसा मिल जाती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारी वाहवाही हुई, आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा, भविष्य आने वाला समय। पाठ देखते हैं। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहें तो एंकर हूँ। पर्यायवाची शब्द मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। सिमिलर मीनिंग वाले शब्द, वर्ड मीनिंग परीक्षा में आपको आने वाले हैं। तो उद्घोषक का पर्यायवाची क्या है? मंच संचालक और अंग्रेजी में एंकर।
मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। श्रोता सुनने वाले, वक्ता बोलने वाले के बीच की कड़ी क्या है? उद्घोषक या मंच संचालक। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। कई बड़े लोगों ने, प्रसिद्ध लोगों ने इस उद्घोषक की प्रशंसा की है, जो हमारे हैं आनंद जी। भारत रत्न बहुत बड़ी उपाधि है। उससे हमारे पंडित भीमसेन जोशी, जो हमारे नामचीन व्यक्तियों में से एक हैं, हमारी बड़ी हस्ती हैं। जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ, गौरवशाली अनुभव करता हूँ। देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे पंडित भीमसेन जोशी का कार्यक्रम है, और कई तरीके के आपको अलग अलग राग वो आज गाने वाले हैं मानिए, तो उसके बीच में दर्शकों को कोई न कोई बताने वाला चाहिए कि अगला राग कौन सा है, और यही उद्घोषक पूरे कार्यक्रम को रोचक बनाने के साथ ही साथ जो हस्ती होती है ना, जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है, उन्हें समय देते हैं, थोड़ा ब्रीदर देते हैं, थोड़ी सांस लेने का समय देते हैं, ताकि वह एक राग से जब दूसरे राग पर जाएं तो इस बीच वह एक आराम, एक थोड़ा समय प्राप्त हो अपने दूसरे गीत या राग पर जाने के लिए। और उन्हीं हस्तियों के मुंह से जब आनंद जी यह सुनते थे कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या इतनी बड़ी बात कि मैं तुम्हारा फैन हो गया, तो उन्हें बहुत ही खुशी महसूस होती थी। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है, यह हम समझ सकते हैं। वही सभा की शुरुआत भी करता है। आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। अगला कौन आने वाला है, अतिथि कौन हस्ती आने वाली है, वह एक एक को आमंत्रित करता जाता है। साथ ही साथ वही अपनी आवाज, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता भी निर्धारित करता है। नहीं तो दर्शक आधे कार्यक्रम में अगर आवाज का इंटोनेशन नहीं होगा, बीच बीच में कोई हास्य प्रसंग, कॉमेडी, कोई पंक्तियां, कविताएं, पोम कुछ नहीं बोली, तो दर्शक बोर हो जाते हैं और वो उठ के बाहर जाने का सोचने लगते हैं। तो जो पूरे कार्यक्रम की सफलता है वह उद्घोषक के हाथ में है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। तो आनंद जी ने कई बार कई कार्यक्रम संचालन किए, लेकिन यह सब यूँ अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं, वह भी बहुत घबराते थे। आरंभिक दिनों में, मतलब शुरुआत में, मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप की फन की तरह नजर आता था, इतना डरते थे कि माइक को सामने ऐसे देखकर लगता था कि कहीं यह सांप मुझे डस न ले, और माइक को देखकर डर लगता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। आपने भी अगर कभी मंच संचालन किया होगा तो शुरुआत में जब आप पहली या दूसरी बार आप अपने किसी कार्यक्रम को संभालते हैं ना, मैं पूरे उद्घोषक की, पूरे कार्यक्रम की बात तो जाने दीजिए, 2 पंक्तियां अगर आपको बोलनी पड़े तो ऐसे लगता है कि पसीने छूट गए, ऐसे लगता है कि सांसें रुक गई। तो आनंद जी याद कर रहे हैं कि मुझे याद है, तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया, और मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे,
कांपने लगे क्योंकि इस बच्चे को भाषण देने के लिए चुना गया था। 9वीं कक्षा में बमुश्किल हम 13-14 साल के होते हैं, तो जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए ऐसे लगा जैसे होश ही खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। मुझे भी एक बार अपने स्कूल में कविता बोलने के लिए बुलाया गया था। मैं शायद 8वीं कक्षा में थी। कविता बोल ही नहीं पाई, माइक के सामने जाकर सिर्फ खड़ी रही और कुछ शब्द बोलने से पहले बिल्कुल होश फाख्ता हो गए थे। तो अध्यापक ने क्या कहा कि आप आ जाइए मंच छोड़कर, और फिर मुझे थोड़ी देर बिठाया गया और फिर जब वापस भेजा गया तो मैंने खुद को संभाला और मैं कविता बोल पाई पूरी तरीके से। तब शुरुआत से लेकर अंत तक हाथ पैर कांपते रहे। आज भी वह महसूस कर सकती हूँ कैसी फीलिंग थी, कैसी मैं महसूस कर रही थी, भावना क्या थी मेरी। तो बहुत आसान नहीं है उद्घोषक बन जाना। आगे देखते हैं पाठ को। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। तो वह क्या करने लगे आनंद, अपने आप को समझाने के लिए अपने पुराने पढ़े हुए सुने हुए व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया और खुद को समझाया कि दूसरे तो हकलाते थे, कांपते थे, तब जाकर कुशल वक्ता बने। मैं तो कम से कम अच्छे से बात कर सकता हूँ। और यह सब बातें याद आते ही वह अपनी हिम्मत को जुटाकर बोलना शुरू करते हैं। और फिर जब बोलना शुरू करते हैं तो वह कहते हैं कि मैं बोलता ही गया। क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, हिम्मत जुट जाती है तब तक। और भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी। यह गांधी जयंती का दिन था और यह बच्चा 9वीं कक्षा में था। खूब वाहवाही मिली, खूब सम्मानित किया गया। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। देखिए, इसी प्रकार अगर आत्मविश्वास दिखाएं जीवन में तो हम अपने कोई भी लक्ष्य को जीवन के प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार यह बच्चा आगे जाकर सफल सूत्र संचालक, मंच संचालक, उद्घोषक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आगे पाठ देखते हैं। सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार हैं। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। देखिए, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप ऐसे माइंड मैप बना सकते हैं कि सूत्र संचालन के कौन कौन से प्रकार हैं और इस प्रकार आप अपने प्रश्न को जो चेक कर रहे हैं ना आपका प्रश्न, उसके सामने बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। हर ही प्रश्न में अगर आप कहीं पर भी आपसे प्रकार या दूसरे तरीके से कुछ उसकी विशेषताएं बताइए कहा गया है, तो वह लिखने के पहले अगर आप ऐसा माइंड मैप या फ्लो चार्ट बना लेंगे तो वह आपके लिए आसान हो जाएगा समझाना और पेपर को चेक करने वाले के लिए समझना आसान हो जाएगा कि इस बच्चे को कितनी जानकारी है। तो इसी के साथ हम आज की अपनी कक्षा समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम अगले पन्ने से इस पाठ को शुरू